हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 मई और आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है। 18 मई को दोस्तों हम लोग मनाते हैं संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो आज की वीडियो में हम लोग आज से बनने वाले करंट अफेयर को कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ रिवीजन भी करेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर अगर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। इसके अलावा जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है, ये एक प्रोटोटाइप है। IIBX ट्रेडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। और नीरज चोपड़ा ने 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में गोल्ड जीत लिया है। और भारतीय वायुसेना ने भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया हुआ है। नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नया प्रमुख बनाया है डेविड सल्वागिनी को। और भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में फोन पे ने अपना UPI भुगतान सेवा शुरू किया है। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया। और सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी अगर क्विज चाहिए आपको तो बिल्कुल फ्री में क्विज जाकर के MZT ऐप पर सॉल्व कर सकते हो। डेली वहां पर क्विज प्रोवाइड की जाती है, डेली PDF मिलती है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। आप जाकर के बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में पढ़ सकते हो। पेड कंटेंट चाहिए तो उसको भी आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 मई को, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार, दूर से संचार करना। तो दूर से जो भी हम लोग आज संचार कर पा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम हो, अब तो वीडियो कॉलिंग होती है, ये सबको सबके महत्व को पहचानने के लिए और सबको एक प्रकार से इसके लिए एक दिन डिसाइड किया गया है, इसकी भूमिका को बताने के लिए। इसीलिए मनाया जाता है विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस। इस बार की थीम है डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोस्तों 17 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 17 मई 1865 में अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ या कहें ITU की स्थापना हुई थी। यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 2005 से। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। 16 मई 2024 को निम्न में से किस राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया? तो 16 मई को दोस्तों मनाया जाता है सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस। सिक्किम दोस्तों ये भारत का राज्य है और ये भारत का 22वां राज्य बना था। 22वें राज्य के रूप में ये जुड़ा था। कब जुड़ा था? ये 16 मई 1975 को भारत से जुड़ा था। पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था। देखिए बाकी के जो स्टेट्स हैं उनमें और सिक्किम में अंतर है। बाकी के स्टेट्स जो नए बने हैं वो अपने ही भारत के ही राज्यों में से अलग होकर के नए राज्य बने हैं, लेकिन सिक्किम जो है ये भारत का हिस्सा नहीं था शुरुआत में और बाद में इसे जोड़ा गया, ऐड किया गया। ठीक है, तो 16 मई 1975 को ये भारत का हिस्सा बना, 22वां भारतीय राज्य बना था ये। और इसके लिए भारत सरकार ने संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया था। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे ऐड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। सिक्किम की सीमा दोस्तों 3 देशों से लगती है और उसके बाद पश्चिम बंगाल से लगती है। 3 देश में चीन, नेपाल और भूटान है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कहां पर है लोकेशन। तो आप देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर ये जो स्टेट है ये है सिक्किम। छोटा सा स्टेट है, लेकिन इधर भूटान है, इधर नेपाल है और ऊपर तिब्बत यानी अब तो चाइना है। तो 3 देशों से अपना बॉर्डर लगाता है और नीचे ये पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर लगाता है। केवल 4 जिले हैं यहाँ पर, ठीक है ना? 4 जिले हैं, 32 विधानसभा में सीटें, 1 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीट जाती है यहाँ से। गंगटोक इसकी राजधानी है। यहीं पर दोस्तों प्रसिद्ध कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा पीक भी है, चोटी भी है। और 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला। ये दोनों बहुत पूछा जाता है, नाथुला और जेलेपला। ठीक है, इसके अलावा प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से यहाँ के CM है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी यहाँ के गवर्नर हैं। अगला, हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भूटान में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया है। ये प्रतियोगिता पूल है। प्रतियोगिता पूल क्या होता है? जिसमें तैराकी वगैरह के इवेंट जो होते हैं ना, आप देखे हो तो इसी में ये रो में होता नहीं, ये तैरते हैं। तो ये प्रतियोगिता पूल है और दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर क्यों?
क्योंकि ये भूटान में है और भूटान हुआ या ये कहें कि ये ऊपर वाली जो बेल्ट ही हुई, नेपाल हुआ, भूटान हुआ, या भारत के राज्यों में अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, या फिर आप उत्तराखंड ले लो, या फिर इधर आप अरुणाचल प्रदेश ले लो, सिक्किम ले लो, तो ये ऊंचाई पर स्थित ही है क्योंकि हिमालय की चोटियां हैं यहाँ पर, तो ऊंचाई तो रहेगी। तो भूटान में है तो ऑटोमेटिक ये इतनी ऊंचाई पर हो गई है। समुद्र तल से बताया जा रहा है 8,200 फीट पे है। तो भूटान में बनाया गया है, वर्ल्ड एकॉस्टिक के द्वारा इसका उदाहरण किया गया, या कहे इसको बनाया भी गया है। ये पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम का हिस्सा है जो जलीय खेलों को बढ़ावा देता है। पूल्स फॉर ऑल प्रोग्राम 2019 में शुरू किया गया था और इसके तहत जगह जगह देश भर में ऐसे प्रतियोगिता पूल बनाए जा रहे हैं वर्ल्ड एकॉस्टिक के द्वारा, जिससे ओलंपिक जैसे खेलों में भागीदारी बढ़ाई जा सके, ठीक है ना, इन इवेंट्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है? तो भारत की नंदिनी डेयरी, जैसे भारत में अमूल है, ठीक है ना, अमूल दूध है, ऐसे ही नंदिनी डेयरी है। तो ये भी मिल्क का एक ब्रांड है और कर्नाटक में ज्यादा एक्टिव रहता है, कर्नाटक में स्थापित हुआ था। इसको अभी हाल ही में स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप का अपना ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया है। यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड की टीम है और ये नंदिनी डेयरी जो है, जो भारत का ब्रांड है, इसको बनाया गया। अभी आपने देखा पिछले दिनों में अमेरिका ने, इसके अलावा श्रीलंका की पुरुष टीम ने और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने, इसने अमूल को बनाया अपना टाइटल स्पॉन्सर, ऑफिशियल स्पॉन्सर। तो अमूल डेयरी, यहाँ पर नंदिनी डेयरी, ये सब डेयरी वाला या कहीं मिल्क का ही प्रोडक्ट को क्यों बना रहे हैं? एक्चुअली में मिल्क का यहाँ पर बहुत बढ़िया कंजप्शन भी होता है। भारत जो है मिल्क का लार्जेस्ट वन ऑफ द प्रोड्यूसर है। तो ऐसे में ये जो ब्रांड्स हैं, ये वहाँ पर जब स्पॉन्सर लेने का सबसे मेन मकसद ये है कि वहाँ पर अपना मार्केट अच्छा खासा बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहते हैं। भाई जैसे आप देखो कि भारत में ओप्पो, वीवो या पेटीएम, ये लोग स्पॉन्सर करना शुरू किए थे आईपीएल का शुरुआत में। तो ये लोग क्यों कर रहे थे? जिससे ट्रस्ट बिल्डअप हो सके यहाँ की पब्लिक के बीच में, और इनका जो भागीदारी है वो ज्यादा आ सके, बढ़ सके, प्रचार हो सके। ऐसे ही अमूल ने इन 3 टीमों का और यहाँ नंदिनी डेयरी ने स्कॉटलैंड की टीम को अपना ऑफिशियल, मतलब कि इनके बन गए हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर। अब आप कहोगे ये कैसे बन गए, ये चुने होंगे? ऐसा नहीं होता है। ये कहे कि हमारा स्पॉन्सर जो बनेगा हम उनको एक बिड लगाएंगे, तो ये बिडिंग में जीत गए, ज्यादा पैसा दिए, तो बदले में स्पॉन्सरशिप अपना दिए। वेस्ट इंडीज में और यूएसए में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप और 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, 29 जून तक चलेगा, मतलब बिल्कुल स्टार्ट होने की कगार पर है। और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह। ये बात याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। अगला, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 100 की सूची में कितने भारतीय यूनिवर्सिटी हैं? तो यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ 2 भारतीय इंस्टीट्यूट या कहें 2 भारतीय यूनिवर्सिटीज हैं जो टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आई हुई हैं टॉप 100 में। आप लिस्ट देखोगे तो ये 2 में है। 81वें स्थान पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल में स्थित है और 96वें स्थान पर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई का है। ये दोनों यंग यूनिवर्सिटी की लिस्ट में है। ध्यान रहे ये यंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। यंग यूनिवर्सिटी का मतलब जो 50 वर्ष या उससे कम आयु वाले जो विश्वविद्यालय, मतलब अभी बहुत पुराने विश्वविद्यालय नहीं है, बहुत नए ही हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में देखिए भारत जो है 80 से ऊपर ही है। 100 में है तो, लेकिन 80 से ऊपर ही रैंक में है। 81वें पर ये है और ये 96वें में है। टॉप 100 में सिर्फ 2 भारतीय हैं। पूरे विश्व भर में 670 से अधिक यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई थी। टॉप पर नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लगातार दूसरे वर्ष सिंगापुर के टॉप पर रही। क्लियर? अच्छा, एक और जरूरी बात, ये देखो बुक जो है ब्रह्मास करंट अफेयर की जो ऑफलाइन बुक है अपनी, अमेजन पर आप ऑर्डर कर पाएंगे। कल भी बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किया, आप लोग भी करिए ऑर्डर। और इस ऑर्डर को करने पर आपको यहाँ पर कूपन कोड भेजा जाएगा इसी बुक के साथ, और उस बुक के साथ जो कूपन कोड जाएगा उसको आप MZT ऐप में जाकर के रिडीम करोगे तो आपको 3 और महीने की ई बुक दी जाएगी। जनवरी से मार्च करंट अफेयर 2024 की ई बुक फ्री में मिलेगी। ये ई बुक होगी PDF फॉर्मेट में, और जबकि ये बुक जाएगी आपके घर तक। ठीक है, तो आप सेम दाम पर ये ऑफर का फायदा उठा सकते हो। लिमिटेड कॉपीज बची हुई हैं, आप इसका फायदा जरूर उठाइए। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए अगर कोई भी दिक्कत आती है तो। अगला, हाल ही में रक्षा पर 12वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह कहां पर आयोजित किया गया? तो 12वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह दोस्तों ये अभी उलान बटोर में हुआ। उलान बटोर कहां पर है? उलान बटोर है मंगोलिया में। तो मंगोलिया और भारत के बीच में रक्षा समूहों की ये बैठक थी।
तो वैसे कायदे से होना तो चाहिए था रक्षा मंत्रियों की, लेकिन कई बार क्या होता है रक्षा मंत्री नहीं जा पाते हैं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं। जैसे भारतीय पक्ष का नेतृत्व करने के लिए रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद गए हुए थे और वहां से मंगोलिया की तरफ से ब्रिगेडियर जनरल खगुयांग दावा गर्दोज थे। तो मंगोलिया के उलान बटार में ये आयोजित हुआ 16 और 17 मई को। ये संयुक्त कार्य समूह था। इससे भारत और मंगोलिया के बीच में डिफेंस पे बहुत सारी चीजों पर वार्ता हुई और दोनों पर डिफेंस में रिलेशन बढ़ाने पे बातचीत चली। दोस्तों, भारत और मंगोलिया के बीच में 24 दिसंबर 1955 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। जब मैं यहाँ पर राजनयिक संबंध की बात करूं, इसका मतलब कि भारत ने वहां पर अपनी एम्बेसी खोली और उन्होंने अपने यहाँ भारत में उन्होंने अपनी एम्बेसी खोली। ठीक है, तो यानी कि हमारे राजदूत वहां पर, वहां उनके राजदूत यहाँ पर आना शुरू हुए। तो ये राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे 1955 में। ठीक है ना। चलिए अब मंगोलिया दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर, जिससे आप अच्छे से समझ सको। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप चाइना की साइड देखोगे तो चाइना और रसिया, ये चाइना दिख रहा है, ये रसिया है, बीच में एक देश है मंगोलिया, ये रहा मंगोलिया। ठीक है ना। कजाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। लैंड लॉक्ड बोले तो चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ मंगोलिया। चंगेज खान का नाम आपने जरूर सुना होगा ना, इतिहास में 13वीं सदी में आया था। तो चंगेज खान यहीं का था। इसके अलावा कहा जाता है कि जो हूण थे, हूणों का भी आक्रमण एक बार हुआ था, याद होगा। तो हूण भी इसी साइड के रहा करते थे। ठीक है ना। और वो इसी साइड से इधर कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान होते हुए इधर से आए हुए थे। तो मंगोलिया का तो इतिहास मतलब बहुत पहले से ही रहा है उस हिसाब से। तो बाकी सिल्क रूट वगैरह के बारे में आपको कई बार वीडियो में बता ही चुका हूँ। इसकी राजधानी उलान बटार होती है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, मंगोलिया में सबसे फेमस जगह है ये वाला एरिया, ये है गोबी। गोबी डिजर्ट है। ये आधा से ज्यादा मंगोलिया में पड़ता है और थोड़ा सा ये ऊपर वाला हिस्सा चाइना में पड़ता है। तो गोबी डिजर्ट यानी कि गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये मंगोलिया में है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉरेंस वोंग ने कहां के प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ग्रहण की? तो लॉरेंस वोंग जो हैं ये बन गए हैं सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर। लॉरेंस वोंग साथियों 2 दशकों से चल रही थी जो पार्टी, जो सरकार, उसको बदले हैं, उसको उसकी जगह पर आए हुए हैं। ये आए हैं ली सीन लुंग की जगह पर। ली सीन लुंग जो हैं ये अभी तक थे प्राइम मिनिस्टर। इन लोग का नाम बड़ा अटपटा होता है, लेने में बड़ी दिक्कत होती है। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लॉरेंस वोंग इनकी जगह पर। ठीक है। और ये वित्त मंत्री थे तो अब वित्त मंत्री भी बरकरार रखेंगे और यहाँ प्रधानमंत्री भी बन गए। सीन लुंग की बात करें तो ये सिंगापुर के संस्थापक ली कुआन यू के बेटे हैं। तो मतलब इनके पिताजी ने ही स्थापित किया था, इसीलिए ये इतना दिन सत्ता में थे। फिलहाल राष्ट्रपति थर्मन सन मुगरत्नम ने इनको शपथ दिलाई हुई है, लॉरेंस वोंग को। सिंगापुर कहां पर है देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे अगेन ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से इस बार आना है आपको इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया तो पहचानते होगे, बड़ा देश है भाई इंडोनेशिया। ये रहा इंडोनेशिया, ये यहां से यहां तक फैला हुआ है ना। लेकिन ऊपर देखो यहाँ पर एक देश है मलेशिया। मलेशिया के नीचे छोटा सा एक देश है सिंगापुर। बस इतने में हाँ जी, बस इतने में है सिंगापुर। बाकी अगर आप मलेशिया देखोगे तो मलेशिया यहाँ शुरू हो रहा है और ऊपर ये पूरा ये ले रहा है ब्रुनई को छोड़ करके। तो ये है मलेशिया और यहाँ पर सिंगापुर है। लेकिन सिंगापुर इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है आज के टाइम पर कि आप समझो पासपोर्ट वगैरह रैंकिंग में भी हमेशा टॉप पर ही रहता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी होती है। अगला है, हाल ही में किसी शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी चंद्रकांत सतीजा को वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार दिया है किसने? ये पुरस्कार दिया है दोस्तों शिल्पा शेट्टी ने। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 5वां एडिशन था, 12 मई को अभी मुंबई में इनके द्वारा दिया गया है। चंद्रकांत सतीजा को क्यों दिया गया? क्योंकि विदर्भ के क्षेत्र में ये सबसे भरोसेमंद, सबसे ट्रस्टेड एडमिशन एडवाइजर हैं। कैसा एडमिशन? अगर किसी को विदेशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए एडमिशन चाहिए होता है तो ये एडवाइज करती हैं। ठीक, एडवाइज करते हैं। ठीक है ना। चंद्रकांत सतीजा, तो चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स नाम से इनकी कंपनी है जिसके संस्थापक और सीईओ हैं और उसके थ्रू ये एडमिशन एडवाइज करते हैं कि आपको किस यूनिवर्सिटी में, किस विदेशी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो और बाकी व्यवस्था भी करवाते हैं। तो इनको दिया गया है शिक्षा में इनके योगदान के लिए। अगला, हाल ही में किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो फतह 2 रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। ये है फतह 2 रॉकेट प्रणाली। इस पर पानी मारोगे तो नीचे हो सकता है अग्नि वगैरह कुछ लिखा मिले,
ये लोग वैसे भी हनी ट्रैप वगैरह करके बस केवल चोरी करना जानते हैं टेक्नोलॉजी का, खुद का तो होता नहीं है। फिलहाल फतेह 2 की अगर रेंज की बात करें तो ये 450 किलोमीटर मात्र है, 450 किलोमीटर मात्र है। तो फतेह 2 जो है पाकिस्तान ने 400 से 450 किलोमीटर की रेंज का बनाया हुआ है और कह रहे हैं कि मिसाइल रक्षा प्रणालियों को हराने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल रक्षा प्रणाली मतलब कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फिलहाल पाकिस्तान की अगर बात करें तो राजधानी इस्लामाबाद है, राष्ट्रपति आसिफ जरदारी हैं, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, मुद्रा तो उनके पास है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का निधन हो गया? तो लेखिका थी बहुत ही फेमस मालती जोशी, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत का। तो मालती जोशी जी का निधन हो गया है और ये पद्मश्री से सम्मानित थी। 60 से ज्यादा ये बुक्स लिख चुकी हैं, हिंदी और मराठी लैंग्वेज की ये बहुत ही फेमस ऑथर थी। तो 2018 में इनको पद्मश्री मिला था। इन्हें बचपन में मालवा की मीरा के नाम से जाना जाता था, बहुत ज्यादा फेमस थी अपने कॉलेज में ये। तो पद्मश्री से सम्मानित थी, इनका निधन हो गया है। एक और क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दोस्तों अभी AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को नया अतिरिक्त निदेशक एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया है। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे, सीनियर IPS ऑफिसर AYV कृष्णा एंड N वेणुगोपाल अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर इन CBI। अगर इनके कैडर की बात करें तो 1995 बैच के असम मेघालय कैडर के AYV कृष्णा हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर से N वेणुगोपाल हैं। काफी दोनों ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं दोनों। केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात करें तो 1963 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और प्रवीण सूद जी इसके वर्तमान में महानिदेशक है। महानिदेशक वैसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पसंद आई होगी तो लाइक भी कर देना। यहाँ तक देखते आए होगे तो डेफिनेटली पसंद आई है तो लाइक कर दो। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जैसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लगभग 40 से 42% लोग ऐसा हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाए और अगर हो सकेगा तो शेयर भी कर देना वीडियो को। बाकी ई बुक वगैरह तो आप ले ही सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग कौन सी है? तो वो सेला सुरंग है। मनिका बत्रा किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाई थी? 2020 में पाई थी। आज आपको क्या बताना है, किसके द्वारा 1960 में लेजर का पहला सफल संचालन किया गया था? दूसरा, कि कौन सी पुस्तक है जिसको रस्किन बॉन्ड ने नहीं लिखा हुआ है, ये बताइएगा। दोनों में से जो भी क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में देगा उनके कमेंट को मिलेगा हर्ट, और बाकी लोग भी कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आंसर करने का, डिटेल से डिटेल लिखने का। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।